नमस्कार, देवभूमि लाइव में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आप देख रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी सियासी पार्टियों में मंथनों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस, जहां की स्क्रीनिंग कमेटी नई आशा और नए विश्वास के साथ अपने नेताओं का चयन करने में जुटी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से राज्य में कांग्रेस के चल रहे कार्यक्रम में किस तरीके से समन्वय बनाए रखना है, प्रदेश में कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती मिले, उस पर पार्टी के आला नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। बात बीजेपी की करें तो चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में चुनाव प्रबंधन की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। चुनाव प्रबंधन समिति बैठक में 33 विभागों की 5 बैठकें हो रही हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में चुनाव संचालन समितियों के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक मौजूद रहे। तो वहीं राष्ट्रीय नेताओं के प्रदेश में लगातार दौरे हो रहे हैं। आला नेताओं और चुनाव प्रबंधन की बैठकों के जरिए पार्टी संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश लगी है। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो 2022 में जनता का रुख अपनी ओर कैसे करे। केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके फायदे लोगों तक पहुंचाएं, जिससे 2022 में एक बार फिर देवभूमि में कमल खिल सके। उत्साहपूर्ण वातावरण में एक नई आशा और नए विश्वास के साथ स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई है और अभी मीटिंग चल रही है क्योंकि मेरा आगे का प्रोग्राम है पिथौरागढ़ दूसरे एरियाज का, तो मैंने इजाज़त मांग करके, और मैं आभारी हूं कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन ने और पीसीसी प्रेसिडेंट और प्रभारी ने, तीनों ने मुझे इजाज़त दे दी, तो मैं वहां जा रहा हूं। बाकी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग अभी चल रही है और बहुत अच्छे वातावरण में बहुत अच्छे तरीके से हमने कई चीज़ें आपसी सहमति बनी है जो अध्यक्ष जी बता देंगे। सर, कुछ इनिशियली स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से हमको कैसे आगे बढ़ना है और राज्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे विभिन्न प्रकोष्ठों और संगठनों के माध्यम से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका समन्वय स्थापित करते हुए स्क्रीनिंग का काम कितनी तेजी से हम कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। उत्तराखंड के चुनाव प्रबंधन समिति की कुल मिलाकर के 5 बैठकें 24 और 25 तारीख को संपन्न होनी है। 24 तारीख में अपने चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और सह प्रभारी आरपी सिंह जी, सह प्रभारी लोकेट चटर्जी और 25 तारीख को दुष्यंत जी इन बैठकों में रहेंगे। ये अलग अलग ग्रुपों की अलग अलग बैठकें हैं। कुल मिलाकर के हमारे जो चुनाव प्रबंधन के 33 विभाग हैं उनमें से 5-5, 6-6 विभागों को मिला करके और कुल मिलाकर के 5 बैठकें होंगी। और उसके साथ साथ अपने चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी ये पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं, चमोली की 3 विधानसभाओं और रुद्रप्रयाग की 2 विधानसभाओं, 11 विधानसभाओं के कोर ग्रुप की बैठक श्रीनगर में लेंगे। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां कमर कस चुकी हैं। आपको बता दें कि यहां पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि धरातल से लेकर उच्च स्तर तक तमाम कार्यकर्ताओं को जो क्षेत्रवासी हैं उनके साथ जोड़ा जाए, घर घर तक लोगों तक पहुंचा जाए, उनके जहन तक उतरा जाए, उनके विश्वास को जीता जाए। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि एक बार फिर से जीत को दोहराया जाए। हालांकि 3 बार मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर प्रदेश की सरकार रही है, लेकिन फिलहाल उनका फोकस जो है वो ये है कि सरकार द्वारा जो योजनाएं यहां पर लोगों के लिए लाई गई हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाएं और उसी के बल पर लोगों के विश्वास को एक बार फिर से जीता जाए। तो चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से, आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में करना चाहूंगी हनी पाठक जी, आप ही के साथ। राह कितनी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्साइटेड नजर आ रही है। हरीश रावत जो हैं लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। आपके लिए राह कितनी आसान या फिर कितनी मुश्किल? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता हर समय चुनावी मोड में, एक्शन में रहता है। वो हर समय, आप किसी भी समय उठा ले, भारतीय जनता पार्टी संगठन इतना बड़ा संगठन है और इतना ज्यादा कार्यकर्ता इसके स्ट्रांग है
कि इनको कभी भी ये चुनौती नहीं लगती है कि हाँ इस समय ये चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति चुनावी समय में एक्शन मोड में रहता है, चुनावी समय के बिना भी एक्शन मोड में रहता है। हर समय कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग मोड में रहता है। कभी भी इनसे कोई भी समय कोई भी कार्य करा लिया जाए। और दूसरा, ये हरीश रावत जी कोई भी बेबुनियादी बातें करें या जो भी बातें करें, इनको इससे पहले कार्यकाल में समय मिला था कार्य करने का, लेकिन इनको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। और नकारने के बाद हम लोगों को खुली बाह पसार कर लिया गया, जनता द्वारा अपनाया गया। जनता ने हम लोगों को बाहें पसार के हमारा स्वागत किया। इसके बाद दोबारा भी हम लोग 120 दिन बाद इनको दोबारा पता लगेगा कि हरीश रावत जी को बिल्कुल भी पार्टी नहीं चाह रही। और हरीश रावत जी को क्या कांग्रेस पार्टी नहीं, ये नहीं चाहते हैं। इनकी तो आपस में ही लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही हैं। तो ये जनता में किस प्रकार से हमसे ये तब लड़ेंगे ना जब इनकी आपस की लड़ाइयां खत्म होंगी। कांग्रेस भवन में अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे तो फिर से तू मैं दिखाई दी थी। प्रवक्ता और कांग्रेस के ऑफिस कर्मचारी के बीच फिर गर्मा गर्म बहस नजर आई थी। और उत्तराखंड में फिर कांग्रेस भवन में जमकर लड़ाई हुई थी। तो इस तरीके से तो इनकी लड़ाइयों का कार्यकर्ता ही आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं। संगठन नाम की एक चीज भी नहीं है। और अगर आपको पता होगा तो एक आपने सुना होगा, हमारा एक एजेंडा चला आ रहा था आज से नहीं, चुनावी मोड से पहले भी, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया था। लेकिन इन्होंने जब देखा कांग्रेस पार्टी ने कि इनका संगठन खत्म था, खत्म है, खत्म ही रहेगा, तो इन्होंने हमारे देखा देखी मेरा बूथ मेरा गौरव अभियान चलाना शुरू किया। इससे पहले तो मैंने कभी नहीं सुना। मैं भी भारतीय जनता पार्टी से कब से जुड़ी, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने से पहले भी मैंने कभी भी कांग्रेस पार्टी में ये नहीं सुना कि मेरा बूथ, ये बूथ स्तर तक कभी गए नहीं, कभी गए नहीं, मैंने सुना ही नहीं। जो इन्होंने अभी शुरू कर दिया, मेरा बूथ मेरा गौरव, तो ये बूथ में अभी जाना शुरू कर रहे हैं, लोगों से अभी मिलना शुरू कर रहे हैं। तो कहाँ के ये संगठन, कहाँ के ये लोग, गिने चुने 6-7 लोग बचे हैं। इनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। ये क्या बनाएंगे पार्टी, और इनसे किस चीज का हमें डर। ठीक है। इस बीच सत्यनारायण सचान जी भी हमारे साथ जुड़ गए, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। आपका रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं सूर्यकांत धस्माना जी आपका रुख करना चाहूंगी। जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनका कहना है कि किस तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। उस एक्शन का रिएक्शन कांग्रेस के पास क्या है, क्या रणनीति है आपके पास 2022 के प्लान को लेकर? सूर्यकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? सूर्यकांत जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, सूर्यकांत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर प्रवीण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में वापसी एक बड़ी चुनौती है? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, क्योंकि उनके प्रवक्ता ने तो इसे सिरे से नकार दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई चुनाव होता है तो उसमें दो बातें होती है। जो पार्टी सत्ता में होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो लागू होता है उनके ऊपर। जो विपक्ष में होता है उनकी कोशिश ये होती है कि अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को पाया जाए। कांग्रेस की कोशिश ये है कि जो पिछली बार सत्ता में थे और यहाँ पर फिर से सत्ता में आया जाए, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी सत्ता में आती है तो अगली बार दूसरी पार्टी आ जाती है, यानी कि कांग्रेस आ जाती है। तो कांग्रेस को लगता है कि इस बार उनकी बारी है, उनके कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि इस बार उनकी बारी है और कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। ये उनके कार्यकर्ताओं के हाव भाव से भी पता चलता है। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में 3 मुख्यमंत्री को बदला गया। उसके बाद जो मैसेज गया उनको कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद उसको खत्म करने की कोशिश की गई और कहीं ना कहीं उस जो है एक पॉजिटिव संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टी चूंकि चुनाव में दोनों पार्टी को जाना है तो दोनों पार्टी कोशिश ये कर रही है कि किसी भी तरह से सत्ता तक पहुंचा जाए। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के नेता का अपना अपना बयान होता है, लेकिन दोनों ही पार्टी पूरी तरह से जमीन पे एक्टिव है। कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्टिव है कि राजनीतिक जमीन को पाया जाए। बीजेपी भी एक्टिव है और लगातार देख सकते हैं आप कि 3 मुख्यमंत्रियों का प्रदेश सरकार का बदलना क्या कमजोर कड़ी से आप मान रहे हैं? 3 बार मुख्यमंत्रियों का बदलना, जनता के भरोसे को एक तरीके से तोड़ना, क्या कमजोर कड़ी से मान रहे हैं कि जब भी इस पर वार होगा नुकसान हो सकता है?
देखिए, 3 मुख्यमंत्री का बदलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक तरह से मुद्दा दे देना हुआ कि आम आदमी पार्टी भी सवाल को उठा रही है, कांग्रेस भी इस पूरे मुद्दे को उठा रही है कि अगर आपके 2 मुख्यमंत्री अच्छे थे तो फिर तीसरे बदलने की क्यों जी, जरूरत पड़ी। बिल्कुल। और देख रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर अमित शाह का दौरा हो रहा है। 3 तारीख को, अब जो खबर अभी भी थोड़ी देर पहले आई है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड आने वाले हैं, तो लिस्ट जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सर्वे हुए हैं, 3 बार सर्वे होने की खबर है, उसमें बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। दोनों ही पार्टी जो है पूरी तरह से इसलिए ताकत झोंक रही है जमीन पे। जी बिल्कुल, यहाँ पर कोशिश दोनों ही पार्टियों की लगातार लगी हुई है, लेकिन सत्यनारायण सचान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वर्चस्व की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी कहां है? चलिए, सत्यनारायण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हनी पाठक जी, जैसा कि मैंने अभी भी सवाल हमारे ब्यूरो चीफ से भी किया, 3 बार मुख्यमंत्रियों का बदलना क्या एक बड़ा लूप होल इसे देखा जा सकता है आने वाले समय में, वो कमजोर कड़ी जिस पर वार जब होगा तो नुकसान आपको सहना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया, हमने अगर 3 बार मुख्यमंत्री बदले भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जनता की किसी भी योजनाओं से खिलवाड़ नहीं किया है। हम लोगों ने जनता के लिए एक से एक योजनाएं लेकर आई हैं, जो कि योजनाएं जनता के हित के लिए रही हैं। अगर आप देखते हैं तो उत्तराखंड सरकार द्वारा देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही अटल आयुष्मान योजना। हर वर्ग के लोगों को अटल आयुष्मान योजना कवर की गई है। गैर सैनिकों और ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन देख लीजिए आप। 1 रुपए में पीने के पानी का कनेक्शन, प्रदेश में जरूरी टनल और पुलों के निर्माण, किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त लोन, ग्रोथ सेंटर और हमारी उद्योग क्रांति, होम स्टे, हर गांव में पंचायत, सड़क, कानून व्यवस्था, इस तरीके की अनेकों अनेक योजना। और अभी आप परसों भी देखे होंगे नई खेल नीति जो लाई गई है, जिसमें स्पोर्ट्स की ड्रेस लेके और काफी चीजें ऐसी करी गई है जिससे कि खेल की तरफ, हमारे स्पोर्ट्स की तरफ जो हमारे नौजवान अगर अब पीछे भी हट रहे हैं तो उनको अग्रसर हो, स्पोर्ट्स की तरफ हमारे नौजवान दोबारा से वापस आए, इसकी भी योजनाएं बनाने के लिए नई खेल नीति लाई गई है। पर्यटन विभाग को देख लीजिए। और कोरोना में जो वंचित हुए परिवार हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को खो दिए हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी को ने अपने आप को मामा और रेखा आर्य जी ने बुआ बनाया, उनको एक रिश्ता दिया है, ऐसा रिश्ता दिया है जिससे कि उन लोगों को ये ना फील हो कि हमारे रिश्ते रह नहीं गए हैं किसी से। तो इस तरीके की जो योजनाएं लाई गई है, तो हम लोगों ने कभी भी, भले ही मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, लेकिन जनता के हितों से हम लोगों ने खिलवाड़ नहीं किया। देखिए बिल्कुल बहुत वाजिब बात है ये कि जो जनता के लिए योजनाएं सरकार लेकर आती है सबसे महत्वपूर्ण वही होना चाहिए, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू मैम ये भी है कि एक चेहरा जिस पर जनता भरोसा जताती है, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत प्रेम सम्मान लोगों द्वारा उनको मिलता है, एक अपना उनका वर्चस्व, एक अपना उनकी अपनी लोकप्रियता है। वैसे ही राजनीति में चेहरों की अपनी एक लोकप्रियता है। क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि बार बार चेहरों का बदला जाना लोगों का विश्वास भी आप में बदल सकता है आने वाले समय में? देखिए, ऐसा है, अगर पार्टी कोई भी हो, अगर चेहरा बदल रही लेकिन पार्टी कार्य अच्छा कर रही है तो वो उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। हाँ, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी चेहरे को बदलने के बाद योजनाओं में तब्दीलियां लाती और जिस मुख्यमंत्री ने पहले कोई योजना लाई हो, दूसरे मुख्यमंत्री आने के साथ उस पूरी योजनाओं को बदल देते और फिर तीसरे मुख्यमंत्री आने के बाद फिर उस योजनाओं को खत्म कर देते, तब माना जाता कि हाँ, ये चेहरा खराब लाए हैं या मुख्यमंत्री ने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। योजनाओं को लाने के साथ साथ अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री बदल के जनता से खिलवाड़ नहीं किया है। आप फर्क साफ देखिए ना, फर्क ये देखिए कि कर्नाटक सीएम के पद से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया हमारे भाजपा में, और कांग्रेस में पंजाब में कलह शांत करने के लिए 5 अध्यक्ष बना दिए गए। तो ये फर्क क्या है? उत्तराखंड के सीएम पद से तीरथ सिंह रावत जी ने इस्तीफा दिया और उत्तराखंड में कलह शांत करने के लिए 5 नए अध्यक्ष बना दिए गए। असम के सीएम पद से सर्बानंद सोनोवाल जी ने इस्तीफा दिया और झारखंड से राजस्थान तक पार्टी में बगावती चलती रही। जब राष्ट्र सेवा का भाव आता है ना, तो हमारे यहाँ सीएम की कुर्सी भी शांति से छोड़ दी जाती है, लेकिन जब लूट में हिस्सेदारी चाहिए होती है तो कांग्रेस पार्टी में पद के लिए महीनों जंग चलती है। और इनके यहाँ तो अभी भी आपने देखा होगा, बीजेपी से गए एक फ्यूज बल्ब ने पंजाब कांग्रेस की सारी वायरिंग ही फूक दी। और हरीश रावत जी यहाँ की बात करें, पंजाब की तो लुटिया डुबो के चले ही आए हैं।
और यहाँ की भी लुटिया वो डुबो के चले आएंगे। इनके वो जैसे हम लोग खेलते थे ना बचपन में, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, वैसा चल रहा है। मैं भी सीएम, तू भी सीएम, तू भी सीएम। तो इनके यहाँ तो सभी के सभी सीएम बनना चाह रहे हैं ना। ठीक है, सूर्यकांत धस्माना जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। देखिए, लगातार आरोप यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जाते रहे हैं, लेकिन हनी पाठक जी साफ तौर पर कह रही हैं कि उनके कार्य तक पूरी तरीके से एक्शन मोड में। उस एक्शन का रिएक्शन आपके पास क्या है? 2022 का रोड मैप कांग्रेस के पास क्या है? देखिए, 2022 का रोड मैप जनता तय कर रही है। हमारी आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी और स्क्रीनिंग कमेटी की और पार्टी की जो कोर कमेटी है उसके साथ हमारी जो संयोजकत्व में और नवप्रभात जी की अध्यक्षता में जो मैनिफेस्टो कमेटी बनी है, हमने ये तय किया है कि इस बार जो मैनिफेस्टो होगा वो जनता का होगा जी। जनता के मन की बात, जनता के दिल की बात, जनता की जो पीड़ाएं हैं, जनता के जो सवाल है, जनता के जो मुद्दे हैं, हम उन पर काम करेंगे और मैनिफेस्टो ऐसा बनाएंगे जो जनता महसूस कर रही है। देखिए, अब यहाँ पर हम भाषण देने के लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर जब डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट में आपने जो बड़ा वाजिब सवाल किया है कि रोड मैप क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 2017 में जब उत्तराखंड चुनाव के लिए गया था विधानसभा में, तब जो आज की सरकार है उसके बड़े नेता, और बड़े नेता जब मैं कह रहा हूं तो त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत या धामी नहीं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वो उत्तराखंड के अंदर आए, आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां उन्होंने करी और उन रैलियों में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं ऐसा नहीं कि केवल आरोप लगाने के लिए कह रहा हूं, बाकायदा प्रधानमंत्री जी ने कहा डबल इंजन की सरकार बनाइए, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राज्य में विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो राज्य के बेरोजगार नौजवानों को उनके हाथों को काम मिलेगा, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो महिलाओं के जो कष्ट है, तकलीफ है, वो दूर होंगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा, डबल इंजन की सरकार होगी तो 100 दिन के अंदर राज्य में लोकायुक्त का बिल आएगा। ये मोटा मोटी मैंने आपको 5-6 बातें बता रहा हूं उदाहरण के लिए। और आप देखिए 5 वर्ष में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, त्रिवेंद्र जी को मिल गया, तीरथ जी को मिल गया, धामी जी को मिल गया, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। 5 वर्ष तक राज्य के अंदर पुलिस की भर्ती ना होना। आप बताइए कि राज्य में पुलिस का जो एलोकेशन है थानों में आज 40% डेफिसिट है, 40% कम है दरोगा, सिपाही, हेड कांस्टेबल पूरे राज्य के अंदर। उत्तराखंड के अंदर बेरोजगार नौजवान आज जिस जगह हम 2017 में बेरोजगारी को छोड़ के गए थे, दस्माना जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए दस्माना जी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप ये कह रहे हैं कि लोग किस चीज से परेशान हैं, लेकिन पार्टी किस चीज से जूझ रही है वो फर्स्ट आता है, क्योंकि जब आप अपने अंदरूनी समस्याओं को ही खत्म नहीं कर पाएंगे तो प्रदेश की जनता को क्या सर्व करेंगे। क्योंकि बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर यह लगाया जा रहा है कि संगठन ही मजबूत नहीं है, क्योंकि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी दस्माना जी, इबारत तो ढह जाएगी। ऐसे में संगठन अगर मजबूत नहीं है, आपके अंदरूनी जो कलह है वो भी किसी से छिपी नहीं है, उस पर काम कैसे करेंगे? उसे कितनी बड़ी चुनौती आप देख रहे हैं इन चुनावों में? मेरे घर में कलह है, आप कमाल की बात कर रही है, मेरे घर में कलह है, कलह वहां नहीं दिख रही आपको जहां 5 साल 57 आपसी मतभेद होगा तो एक मत पर आप कैसे आएंगे? प्रचंड बहुमत जहां 57 विधायकों का हो, वहां बेशर्मी के साथ 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए जाए, आप कलह मेरे यहां बता रहे हैं। मतलब लेकिन उनका ये कहना है कि चेहरों के बदल जाने से हमने योजनाओं को नहीं बदला है, योजना एक भी बदल नहीं हुई है, जिस वक्त जिसको जो मिलना चाहिए था वो किया जा रहा है। तो अल्टीमेटम तो यही होना चाहिए ना कि जनता को तमाम योजनाओं का फायदा मिले। क्या फर्क पड़ता है कि किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, आपकी नजर में फर्क नहीं पड़ता, मेरी नजर में ये फर्क पड़ता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि योजनाएं वही है कि राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है तो बढ़ने दीजिए, योजनाएं वही है कि किसानों ने आत्महत्या करी तो आत्महत्या करने दीजिए, योजनाएं वही है कि विकास का पहिया रुका हुआ है तो रुकने दीजिए, योजनाएं वही है कि प्रसूता बहनें हमारी अगर हायर सेंटर ठीक है सर, समय की कमी है। सत्यनारायण सचान जी आवाज मिल रही है आपको? हो जा रहा है तो आप कमाल की बात कर रही हैं, सत्यनारायण जी आवाज मिल रही है? आप ये बताइए मुझे सत्यनारायण जी, आपसे सवाल छूटा, समाज की समय की कमी, दस्माना जी जवाब देने दीजिए। वर्चस्व की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी का है। हनी जी रुक जाइए, सत्यनारायण जी बोल नहीं पाए पूरी डिबेट के दौरान। वर्चस्व की इस लड़ाई में राजनीति के समीकरण में समाजवादी पार्टी का इस प्लॉट। आप ये देख लीजिए, आपका चेहरा तो एक छोटी सी विधानसभा भी नहीं अपना रही है।
चलिए ठीक है, सत्यनारायण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप चारों का बहुत शुक्रिया, समय की थोड़ी सी कमी है। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि 2022 की जो जंग है वो कितनी महत्वपूर्ण है। इन सबके बीच तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही हैं, हालांकि जीत की दहलीज को कौन पार करेगा ये वक्त बताएगा। आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो वर्चस्व की इस लड़ाई में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो अपने आप को बिल्कुल सही और सटीक मान रही है, तो विपक्ष पूरी तरीके से सवालों के कटघरे में प्रदेश की सरकार को खड़ा कर रहा है। इन सबके बीच जनता का भरोसा किसके साथ होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।